जय श्री कृष्णा दोस्तों हम अपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। और आज जो हमें पढ़ना है उससे पहले ये चेक कर लेते हैं कि दोस्तों हमने अभी तक पढ़ा क्या है ना, ताकि आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाए और फिर हम अपने आज के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों हमने यहाँ से शुरुआत करी थी लेसन नंबर 8 हाउस प्रॉपर्टी। हमने देख लिया था क्या क्या मुझे पढ़ना है। सबसे पहले बेसिस ऑफ चार्ज पढ़ा था, जिसमें ये चेक कर लिया था कि भाई बिल्डिंग और उससे रिलेटेड लैंड है, उससे होने वाले इनकम को हम यहाँ पे टैक्स कर लेंगे, उसका ऑनर हमें होना चाहिए। और फिर हमने ये देखा कि सर अगर उस लैंड का या फिर बिल्डिंग का अगर हम अपने बिजनेस और प्रोफेशन में यूज़ कर रहे हैं तो फिर वो यहाँ कवर नहीं होगा। फिर हमने कवर किया डीम्ड ऑनर में बहुत सारे पॉइंट्स थे, वो सारा हमने समझ लिया था। फिर हमने देखा कब कब जो है इनकम, जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं होगी, वो सारे केस देख लिए थे। और फिर ये चेक करते हुए हम आगे बढ़े थे कि सर को ओनर कौन होते हैं, को ओनर का भी हमने पता कर लिया था। और फिर कौन कौन से इनकम टैक्स नहीं होती हैं, प्रॉपर्टी इनकम, वो भी हमने चेक कर लिया था। उसके बाद फिर हमने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू किया था कि कंप्यूटेशन कैसे करनी है सर। तो हमने देखा कि सर 3 टाइप के प्रॉपर्टी होती हैं, लेट आउट प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। तो जो लेट आउट प्रॉपर्टी होती है वो किराए पे होती है, सेल्फ ऑक्यूपाइड की जो हम खुद के रहने के लिए कर रहे हैं, और डीम्ड लेट आउट ये होता है कि सर अगर आपके पास 2 से ज़्यादा घर है तो आप जैसे 3 घर है तो उसमें से सेलेक्ट कर लो कौन से 2 आपके सेल्फ ऑक्यूपाइड होंगे और एक जो है वो डीम्ड लेट आउट, माने 4 है तो 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड 2 होंगे, डीम्ड लेट आउट होगा। तो वो हमने देखा कि मैक्सिमम 2 घर को ही सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले पे कोई टैक्स नहीं होता है ना। तो ये हमने फिर उसकी कंप्यूटेशन देखी कि सर तीनों केस में देख लेते हैं, लेट आउट भी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड भी है और डीम्ड लेट आउट भी है। तो सबसे पहले हमने स्टेप नंबर 1 देखा एक्सपेक्टेड रेंट निकालना। और एक्सपेक्टेड रेंट क्या था, म्यूनिसिपल वैल्यू या फिर फेयर रेंट, विच एवर इज हायर, उनमें जो ज़्यादा है बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं होगा, वो हमने लेट आउट में भी निकालना है और डीम्ड लेट आउट में भी निकालना है। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड में निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उस पर तो सर टैक्स ही नहीं होता है। फिर स्टेप 2 में हमने देखा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल आफ्टर डिडक्टिंग अनरियलाइज रेंट। जो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड है, हुआ है या फिर होने वाला है, उसमें से अनरियलाइज रेंट को माइनस कर, तो जो नहीं मिलने वाला वो आप स्टेप 2 में कंप्यूट करोगे। सर ये वाला पॉइंट सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो आएगा ही नहीं ना, एक्चुअल रेंट रिसीव हो नहीं रहा है, और डीम लेट आउट में भी नहीं आएगा क्योंकि वहाँ तो माना जा रहा है ना कि किराए पे दे दिया, एक्चुअल में तो रेंट रिसीव हुआ नहीं, तो वो ये पॉइंट यहाँ भी नहीं आएगा। फिर आएगा सर इन दोनों में स्टेप्स, जो स्टेप 1 स्टेप 2 में जो हायर है वो यहाँ लिख दो, तो लेट आउट में आ जाएगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड में 0 ही रहेगा, और ये जो डीम टू बी लेट आउट है उसमें भी एप्लीकेबल नहीं रहेगा ये। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या ले लें, फिर एक्सपेक्टेड रेंट जो फर्स्ट वाला पॉइंट है डीम लेट आउट में वही आ जाएगा। फिर लॉस, डिडक्ट लॉस ड्यू टू वैकेंसी, वैकेंसी की वजह से जो लॉस है वो लेस कर दो, तो लेट आउट में तो लेस हो जाएगा कि इतने टाइम में मेरा रेंट पे चढ़ा ही नहीं, सेल्फ ऑक्यूपाइड में ये बात ही नहीं आएगी, और जो डीम टू बी लेट आउट है वहाँ भी ये बात नहीं आएगी। डीम टू बी लेट आउट में बस एक्सपेक्टेड रेंट निकाल लिया ना, वही बार बार कंटिन्यू होता चला जाएगा आपका। फिर ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगा, स्टेप 3 और स्टेप 4 में माइनस कर दें, यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये तो नील ही रहेगा और यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट ही आ जाएगा। अब नेट एनुअल वैल्यू निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे सर, GAB माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ऑनर, जो ऑनर ने टैक्स पे किया वो माइनस कर दो, फिर नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू में स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दो 30% का, और अगर लोन पे अगर कोई घर लिया हुआ है और उस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो वो भी माइनस कर दो यहाँ पे, बट उसके लिए एक लिमिट है, अभी बाद में देखेंगे, वो माइनस कर दो। उसके बाद जो आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी, उसके बाद फिर इनकम ऐड कर दो, सेक्शन 25 है वो भी पढ़ेंगे, फिर वो ऐड होने के बाद आ जाएगा हाउस प्रॉपर्टी में जो भी इनकम है। फिर हमने एक एक करके उसका मतलब देखा कि एनुअल वैल्यू क्या होती है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होती है ना। एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब हमने देख लिया था। फिर चेक किया हमने, वो सारे स्टेप्स जो हैं वो फिर से दोहराए थे। फिर अनरियलाइज रेंट का मतलब देख लिया, ठीक है ना। और फिर म्यूनिसिपल टैक्स का मतलब भी देखा हमने। अब आज हमें देखना है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 30% का मिलता है ना, NAV कैलकुलेट करने के बाद, NAV कैलकुलेट कर लिया उसके बाद जो 30% का डिडक्शन है
वो क्या है? 30% ऑफ NAV इज़ डिडक्टिबल इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड और नॉट बाय द असेसी। चाहे कोई खर्चा हुआ या नहीं हुआ, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। 30% आपकी इनकम नहीं मानेंगे, डिडक्शन है ये। 10 नो डिडक्शन कैन बी क्लेम्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंस और इंश्योरेंस, ग्राउंड रेंट, लैंड रेवेन्यू, रिपेयर्स, कलेक्शन चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, सैलरी ऑफ लिफ्टमैन। इट इज इन सब का आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, बस इकट्ठे आपको 30% का डिडक्शन दे दिया, मान लिया जाएगा भैया इसी में सब कुछ है। ठीक है ना, आप अलग से ये सब क्लेम नहीं कर सकते, इसीलिए आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया 30%। इफ द ओनर ऑफ हाउस ऑक्यूपाइज मोर देन वन हाउसेज फॉर हिज रेजिडेंशियल पर्पस एक्सेप्ट वन हाउस ऑन विच स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड बट ऑन ऑल अदर हाउसेज विच इज ट्रीटेड टू बी डीम्ड टू बी लेट हाउस नो स्टैंडर्ड डिडक्शन। मतलब ये कि अगर किसी बंदे के पास एक से ज़्यादा घर है और एक को रेजिडेंशियल पर्पस मान लिया है, तो सिर्फ उसको छोड़ के बाकी किसी में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है। नाउ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। सर ये क्या है? अगर आपने लोन लिया, लोन पे आपने घर लिया, फिर आपको लोन पे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा है, तो उसकी भी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। तो ये देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इज अलाउेबल एज डिडक्शन ऑन द एक्रूअल बेसिस इफ कैपिटल इज बोरोड फॉर द पर्पस ऑफ परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिन्यूअल और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए लोन लिया है, कैपिटल लिया है, या फिर कंस्ट्रक्शन करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, रिन्यूएबल करने के लिए, रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो आप उस पे जो इंटरेस्ट दे रहे हो उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन सर कंडीशन है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, मतलब प्री कंस्ट्रक्शन बनाने से पहले, मीन्स द पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम द डेट ऑफ बोरोइंग, मतलब जिस दिन आपने लोन लिया वहाँ से ये शुरू हो जाता है और एंड होता है 31 मार्च इमीडिएटली प्रायर टू द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, डेट और एक्विजिशन और डेट ऑफ रिपेमेंट ऑफ लोन विच एवर इज अर्लियर। मतलब 31 मार्च इमीडिएटली प्रायर टू द डेट ऑफ कंप्लीशन, जिस दिन कंप्लीट हुआ है उससे जस्ट पहले जो 31 मार्च था वहाँ तक का इंटरेस्ट है ना, उसकी डिडक्शन कंप्यूटेशन उसकी उस इंटरेस्ट को माना जाता है प्री कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। और डेट ऑफ रिपेमेंट ऑफ लोन, जिस दिन आपने रिपेमेंट ऑफ लोन लिया, विच एवर दोनों में जो सबसे पहले आता है वहाँ तक का, जिस दिन लोन लिया और जिस दिन बना है ये कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ है उससे जस्ट पिछला 31 मार्च बीता है, उस पीरियड तक का इंटरेस्ट, या फिर आपने लोन की रिपेमेंट कर दी, तो इन दोनों में जो सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा, सबसे पहला डेट आएगा, वहाँ तक का जो इंटरेस्ट है वो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट कहलाएगा। नाउ इंटरेस्ट पेबल बाय एन एसएससी इन रिस्पेक्ट ऑफ फंड्स बोरोड फॉर द एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउस प्रॉपर्टी and pertaining to a period prior to the previous year in which such property has been acquired or constructed to the extent it is not allowed a deduction under any other provision of the act is deductible in 5 equal annual installment and first installment start from the previous year in which the property is acquired or instruction। मतलब ये कि अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हो, ऐसे फंड पे दे रहे हो, ऐसे कैपिटल पे दे रहे हो जो आपने लोन लिया है एक्विजिशन करने के लिए और कंस्ट्रक्शन करने के लिए हाउस प्रॉपर्टी का, वो भी प्रायर पीरियड में, इस प्रीवियस ईयर से पिछले पीरियड में अगर ऐसा किया है आपने तो भी आपको मिल जाएगा। बट कंडीशन ये है कि उसकी डिडक्शन आपको किसी और हेड में नहीं मिली हो, किसी और एक्ट में ना मिली हुई हो डिडक्शन, तो ऐसे इंटरेस्ट को भी 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, मतलब एक साल में आपको 1/5 मिल जाएगा डिडक्शन। ये सब प्री कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है। अब हम देखने जा रहे हैं पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। इट इज़ चार्ज फ्रॉम द ईयर ऑफ कंप्लीशन। ये जिस दिन कंप्लीट हुआ है उसके बाद से डेट ऑफ रीपेमेंट तक। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि हमने लोन ले लिया और फिर जिस दिन बना दिया उससे पहले पहले पैसा भी दे दिया, नहीं, लोन ले लिया, बना लिया, फिर आगे के 5 साल 10 साल तक भी लोन चलता रहेगा। तो अब जो बनाने के बाद का जो इंटरेस्ट है वो पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड को इंटरेस्ट कहलाएगा। इट इज़ चार्ज फ्रॉम द ईयर ऑफ कंप्लीशन टू डेट ऑफ रीपेमेंट। तो जिस दिन कंप्लीट हुआ है उसके बाद और जिस दिन आपने पेमेंट किया उस दोनों का जो गैप है, उस टाइम, उस ड्यूरेशन के इंटरेस्ट को बोला जाता है पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। नोट, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट एंड करंट ईयर इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल वहाँ पे हमें घटाना है ना सेक्शन 24 में, वो तभी घटाएंगे जब प्रायर पीरियड वाला, मतलब प्री कंस्ट्रक्शन और पोस्ट कंस्ट्रक्शन दोनों को ऐड कर देंगे, फिर आएगा टोटल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज बोरोड कैपिटल डिडक्टेबल ऑन एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस पे भी इंटरेस्ट की डिडक्शन, आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया बट एक्रू हो गया, आपको देना ही है उसको, तो उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा। इट कैन बी क्लेम द डिडक्शन ऑन ईयरली बेसिस इवन इफ द इंटरेस्ट इज नॉट एक्चुअली पेड। चाहे आपने एक्चुअल में इंटरेस्ट पे किया या नहीं किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। थर्ड,
If interest is calculated on the basis of a number of days, the date of borrowing should be included while the date of repayment of loan should be excluded. अगर नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन होगी तो जिस दिन आपने लोन लिया वो इंक्लूड कर दो और जिस दिन आपने पेमेंट कर दिया वो छोड़ दो, मतलब दोनों को नहीं लेना है कैलकुलेशन में। जो लिया है जिस दिन लोन वो पीरियड ले लो, उस दिन को भी ऐड कर लो, जिस दिन पे कर दिया उसको छोड़ दो। फिर 4, इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी कैन बी नेगेटिव। इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी नेगेटिव हो सकती है, वो इसलिए क्योंकि आपने फेयर रेंट, एनुअल रेंट कुछ भी तो लिया नहीं है, लेकिन आपको डिडक्शन मिल जाएगा इंटरेस्ट का। इट वैल्यू ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 2 लाख, क्योंकि 2 लाख तक का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है, तो आपका जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नेगेटिव हो सकता है 2 लाख तक, क्योंकि इनकम तो कुछ है नहीं। बट डिडक्शन की बात आएगी तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी निकलता है, 30% एनएवी तो 0 आएगा, बट इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको मिल जाएगा, वो है 2 लाख रुपए। तो आपका हमेशा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का जो इनकम है वो निगेटिव हो सकता है अगर आपने ब्याज लोन पे अगर लेके घर बनाया है तो, क्योंकि आप इंटरेस्ट का डिडक्शन ले लोगे तो माइनस 2 लाख तक हो सकती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो नाउ फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन अ फ्रेश लोन टेकन टू रीपे द ओरिजिनल लोन रेज्ड फॉर द अफोरसेड पर्पस इज अलाउड इन डिडक्शन। आपने एक फ्रेश लोन ले लिया पुराने लोन की पेमेंट के लिए और उस पर कोई इंटरेस्ट दे रहे हो तो वो भी डिडक्शन में काउंट किया जाएगा। दिस रूल इज एप्लीकेबल इवन इफ द फर्स्ट लोन वाज इंटरेस्ट फ्री लोन। चाहे फर्स्ट लोन आपका इंटरेस्ट फ्री लोन था, लेकिन दूसरा लोन आप जो फ्रेश लिया उसको पे ऑफ करने के लिए उसमें तो आपको इंटरेस्ट देना है ना, तो आपको इसकी डिडक्शन मिल जाएगी। तो ये सारी की सारी एक अंडरस्टैंडिंग थी कि सर कैसे लोन लेके बनाते हैं, क्या प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट आता है, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट क्या कहलाता है। अब देखते हैं स्टेप्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, कैसे कौन कौन से स्टेप्स हमें देखने हैं। स्टेप 1, कंप्यूटेशन ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड तो जिस दिन पोस्ट प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट हुआ फ्रॉम द डेट ऑफ बोरोविंग, जिस दिन आपने लोन ले लिया वहाँ से शुरू हो जाएगा और एंड कब जो हो जाएगा 31 मार्च, जिस ईयर में आपका कंप्लीट हुआ है उससे जस्ट पिछला जो 31 मार्च बीता है ना वहाँ तक का पीरियड प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहलाएगा। और आपने अगर उससे पहले ही लोन पे कर दिया तो 31 मार्च या फिर जिस दिन आपने लोन की पेमेंट कर दी, विच एवर दोनों में जो पहली डेट आएगी वहाँ तक का आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहलाएगा। नाउ सेकेंड, कंप्यूट प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। जब ये डेट पता लग गया तो कंप्यूटेशन कर देंगे। स्टेप 3, टोटल प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट इज अलाउड एट डिडक्शन इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट एंड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विल बी डिडक्टेबल इन द ईयर इन विच द हाउस इज परचेज और कंस्ट्रक्टेड। जो भी जैसे प्री कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट आपका 5 लाख आ गया तो 5 लाख डिवाइड बाई 1/5 एक 5 साल में आपको मिलेगा, और वो भी उस साल से मिलना शुरू हो जाएगा जिस साल में ये प्रॉपर्टी बनी गई है, परचेज कर लिया आपने। नाउ स्टेप 4, कंप्यूट पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। कौन इंटरेस्ट कंप्यूट कर लेंगे, कब से कंप्यूट करेंगे, जिस दिन ईयर ऑफ कंप्लीशन है और जिस दिन डेट ऑफ रिपेमेंट है, एंड ऑफ द मतलब जिस दिन कंप्लीट हुआ, जिस ईयर में ये कंप्लीट हुआ उस ईयर से शुरू होगा और जब आपने पेमेंट कर दिया उस ईयर में जाके ये ख़त्म हो जाएगा, वो हो जाएगा पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। नाउ स्टेप 5, calculate interest on capital borrowed which is equal to pre-construction period interest plus post-construction period interest for different years for assessment year 2021 relevant previous year 1920। जब हम टोटल की बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड तो प्री भी ले लेंगे और पोस्ट भी ले लेंगे। Interest on borrowed capital in case of let out or deemed to be let out property it is fully deductible according to the rule given without any maximum ceiling। जो borrowed capital है, let out जिसको आपने कर लिया है या फिर डीम टू बी लेट आउट है, उसमें आपको पूरा इंटरेस्ट डिडक्ट हो जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए आपने लोन लिया और उस पर आप इंटरेस्ट दे रहे हो तो उसके लिए एक लिमिट है, मैक्सिमम सीलिंग है। क्या? केस 1 2 लाख मिलेगा आपको। क्या है सर? इफ़ कैपिटल इज बोरोड ऑन और आफ्टर अप्रैल 1 1999 1999 के बाद अगर आपने लोन लिया है और फॉर एक्वायरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी इफ सच कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीट विद इन 5 ईयर, 5 साल के अंदर अंदर वो घर बन भी गया, ठीक है ना, जिस दिन आपने लोन लिया था। फर्दर वन मोर कंडीशन टू सेटिस्फाई दैट द पर्सन एक्सटेंडिंग द लोन सर्टिफाई दैट सच इंटरेस्ट इज पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट एडवांस फॉर एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस और रीफाइनेंस ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट एंड आउटस्टैंडिंग अंडर एन अर्लियर लोन टेकन सच एक्विजिशन। मतलब और वो ये भी सर्टिफाई करना होगा कि वो जो लोन लिया था वो अभी भी मेरा चल रहा है और दोबारा से भी जो लोन लिया वो उसी की एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो उसमें आपको अगर 1 अप्रैल 1999 के बाद लोन लिया है, 5 साल के अंदर घर बन गया है, तो आपको 2 लाख का डिडक्शन
मिल सकता है। मैक्सिमम लिमिट यहाँ दे रखी है सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में। और केस 2 है 30,000 इफ कैपिटल इज बोरोड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1994 रिकंस्ट्रक्शन रिपेयर्स एंड रिन्यूअल प्रॉपर्टी। यहाँ पे परचेज का नहीं है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का नहीं है, यहाँ पे क्या है रिकंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, रिपेयर करवा रहे हैं और रिन्यूअल करवा रहे हैं प्रॉपर्टी का, तो 30,000 की डिडक्शन है। इफ कैपिटल इज बोरोड बिफोर अप्रैल 1 1991, अगर 1999 से पहले अगर परचेज के लिए लिया है, कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, रिकंस्ट्रक्शन के लिए किया, रिपेयर के लिए लिया, रिन्यूअल के लिए लिया, तो भी आपको 30,000 ही मिलेगा। मतलब 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया है तो 2 लाख तक का मिल जाएगा डिडक्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में। लेकिन 1 अप्रैल 1999 से पहले लिया है तो आपको 30,000 ही मिलेगा। 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया है लेकिन रिकंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, रिपेयर के लिए लिया है ना, तो आपको 30,000 का डिडक्शन मिलेगा। Now third, if capital is borrowed on or after April 199 for acquiring or constructing a property, if such acquisition construction is not completed within 5 years from the end of the financial year in which the capital was borrowed, अगर आपने 5 साल के अंदर घर नहीं पूरा किया और अप्रैल 1 1999 के बाद लिया, तो आप सोच रहे होंगे मुझे 2 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन नहीं दोस्तों, 5 साल के अंदर कंप्लीशन होना चाहिए था कंस्ट्रक्शन का, वो नहीं हुआ तो आपको 30,000 का डिडक्शन मिलेगा। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स थे दोस्तों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड को लेकर। ये पूरे के पूरे तरीके से कॉन्सेप्चुअल टैक्स पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ही डिपेंड है। अगर कॉन्सेप्ट आपको याद रहेंगे, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी, तो आप अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी टॉपिक को इनकम टैक्स के। तो दोस्तों यहाँ तक हमने आज का कवर किया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, अभी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे तो अपने आप ही सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो टेंशन की कोई बात है नहीं। जनरल अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होनी चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट केसेस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। सर ये सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स ट्रीटमेंट क्या होने वाला है, मतलब जिसमें हम खुद ही रह रहे हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उस हाउस प्रॉपर्टी पे टैक्स कैसे किया जाएगा वो हम पढ़ेंगे, बट वो पढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पॉइंट 8.7 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।